एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज है 18 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना पेन और नोटबुक ले लें हाथ में और जो भी बता रहा हूँ मैं वो राइट डाउन कर लें, ताकि आपको रिवाइज करने के टाइम में आपको दिक्कत परेशानी ना हो कि कहाँ से वीडियो ढूंढें, कहाँ से नोट्स निकालें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, मज़ेदार सा सेशन। तो हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, पहला करंट अफेयर देखते हैं कि क्या है। पहला करंट अफेयर है कि हु चेयर्ड इंडियाज 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2024। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज 2024 में जो कौन इसको लीड करेगा, इस कॉन्फ्रेंस को जो हेल्ड होने वाली है दिल्ली में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हेल्ड होगी उसको कौन लीड करेगा। सबसे पहले एज यूजुअल जो है हम पहले मुद्दा समझते हैं कि जो भी कॉन्फ्रेंस है या जो भी हम चीज को देख रहे हैं, जो भी मुद्दा है वो एक्चुअली है क्या, और वो कॉन्फ्रेंस का होने का मोटिव क्या है। वो कोई भी फेस्टिवल हो रहा है उसके होने का मोटिव क्या है, कुछ भी हो उसका हम मोटिव समझते हैं पहले, फिर उसका आंसर देखते हैं। तो उसी सेम तरीके से, सेम पैटर्न से हम आज भी चलेंगे। आज हम देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का जो करने का वो मोटिव है क्या। ठीक है, सबसे पहला मोटिव है कि सबसे पहला इसका मोटिव है कि मेंटेनिंग एंड कोलैबोरेटिंग between center and state governments। ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान जितना भी जितनी भी मतलब डिस्कशंस हैं, जितने भी डिसीजंस हैं या जितने भी कोलैबोरेशंस हैं, इसके थ्रू ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें सेंटर और स्टेट्स जितनी भी हैं, स्टेट्स हमारे, उनके बीच में जो एक मीटिंग होती है और मीटिंग में डिस्कस होता है, और सेंटर को या प्राइम मिनिस्टर को जो भी चेयर कर रहा है, जो भी सेंटर का हेड है, उसको हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर या हेड जो भी है वो ये बताता है कि हमारे सेंटर में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो इससे ये होता है कि क्लियरली हर एक चीज जो है जो स्टेट की चीज है वो सेंटर तक पहुंचती है, उनके दरमियान एक अच्छा कोलैबोरेशन होता है, जिसके वजह से जो डेवलपमेंट का कह सकते हैं हम, स्टेट और सेंटर के बीच में जो एक लिंक है वो मजबूत रहता है और स्ट्रॉन्ग लिंक रहता है। ठीक है, तो पहला तो हम ले सकते हैं कि ये जो मेंटेनिंग कोलैबोरेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कि और इसके क्या जो है बेनिफिट्स है जो इस कॉन्फ्रेंस के हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये प्रमोट करते हैं किसको, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि क्या होता है। कुछ एक स्टार्टअप जो कोई बंदा करना चाहता है, उसको एक लेवल तक लेके जाने के लिए उसको जो एक छोटा सा बिजनेस होता है उसको स्टार्टअप जो होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इनका मेन फोकस ये है कि जितना भी यूथ है आज का जो बेरोजगार है, ठीक है, उसको एक जो अर्निंग स्केल पे लेके जाए, अर्निंग सिस्टम उसका एक इंक्रीज किया जाए, ताकि वो अपना और अपनी फैमिलीज का जो है वो अच्छे से वो, ताकि वो ख्याल रख पाए और ना कि वो जॉब के लिए वो हो, बल्कि वो जॉब क्रिएटर बने। ठीक है, तो इनका मेन उद्देश्य ये है कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पहला तो ये टॉपिक पहला निकलता है कि इसमें मेंटेन कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा ये निकलेगा कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं वेल डेवलप्ड इंडिया के बारे में, जिसमें और वेल डेवलप्ड कैसे हो सकता है इंडिया, वेल डेवलप्ड कैसे होगा जी। वेल डेवलप्ड ऐसे होगा, बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने प्रमोट किया किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। उसके बाद ये इनका मेन उद्देश्य यह है कि अपस्किलिंग करना। ठीक है, यूथ्स के बीच में, या कोई भी यूथ्स, खाली यूथ्स नहीं, किसी भी एज का बंदा है, वो इनके ऐसे प्रोग्राम लाए इन्होंने कि जिसमें हर एक बंदे को हम स्किल्स दे पाए, ताकि वो कोई भी जो है वो अपना पेट भरने के लिए किसी को वो ना करना पड़े कि मांगना पड़े किसी से। हर बंदा स्किलफुल हो ताकि वो अपने लिए खुद अर्न कर सके। ठीक है, अपस्किलिंग एक इनका मोटिव है। उसके बाद इनका जो ये कॉन्फ्रेंस करने का ये डिस्कशन है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट्स कहां कहां से जनरेट करें, कैसे जनरेट करें, उसके बारे में भी बात करेंगे ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें अगर कि ये मेनली किस सेक्टर्स को लेके बात करते हैं। ठीक है, मेनली इनका जो जितना भी जो रुझान होगा वो कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे ये। उसके बाद रूरल और अर्बन डेवलपमेंट,
वो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ये अपस्किलिंग के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये कुछ मेन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये बात करेंगे और इनको बेटर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको समझ आ गया ना इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, मीनिंग मतलब क्या है, क्यों होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है जिसमें ये बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में ये डिस्कशन करेंगे, वो है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है भाई? सर्कुलर इकोनॉमी ये होती है कि अगर आप कोई चीज ला रहे हो मार्केट से, वो रीयूज होके उसकी इकोनॉमी को आप भी जब उसको आपको वापस आप रीयूज करोगे या आप उसको वापस से सेल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज लाते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कागज लाते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया या कुछ भी उस चीज की खरीदते हैं, वो रीयूजेबल है, ठीक है, वो हम लाते हैं, वो हम किलोज के हिसाब से आगे सेल करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, ठीक। वो वेस्ट मटेरियल के हमें पैसे मिलते हैं, पहले हम खरीद के लाते हैं, फिर हमें पैसे मिलते हैं उसको बेचने के। जो हमसे खरीदता है वो आगे कहीं सेल करेगा उसको फैक्ट्रीज में, उसको पैसे मिलेंगे। उस फैक्ट्रीज में जाके वो चीज एक जो एक टूटी फूटी चीज होगी उसको एक नई चीज में वो क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा, दोबारा से इकोनॉमी जनरेट होगी, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी को और बूस्ट अप कैसे किया जाए इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये है इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कब से कब तक होगा। तो ये जी 14 टू 15 दिसंबर 2 दिन रहेगा। कहाँ? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान इसका मेन लोकेशन है दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और जहां पे इसका जो मेनली देखा, जो इसका मेन जहां पे होगा ये वो उसका नाम है भारत मंदापम कन्वेंशनल सेंटर। भारत मंदापम कन्वेंशन सेंटर में ये इसको आयोजित होगा, ठीक है। सीख लिया आपने, बहुत चीजें सीखी ना। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, कहां पे होगा, कौन कौन से सेक्टर्स में ये मेनली रीच आउट करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसको चेयर कौन करेगा। तो पहले एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन इसको चेयर करने वाला है, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस of chief secretaries on December 14 to 15 in New Delhi. The conference strengthens center-state partnership and reinforce cooperative federalism. ठीक, previous conferences were held in Dharamshala June 2022 and New Delhi January December 2023. इससे जो पहले की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो जून में हुई थी 2022 और न्यू दिल्ली जनवरी 2 दिसंबर में हुई थी 2023 में, ठीक। ये 24 कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन द यूनिफाइड डेवलपमेंट एजेंडा एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और इसको चेयर किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको चेयर अप किया, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमें पूछता है, फ्रांसिस बायरो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फ्रैंकोस बायरो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? फ्रांसिस बायरो। फ्रांस, आयरलैंड, साइप्रस या डेनमार्क? सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो इनके नाम से ही आप लोग ये पता कर सकते हो कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। चलिए मैं बता देता हूं, ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। फ्रांस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। अभी फ्रांस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जिनको नहीं पता फ्रांस के बारे में उसका थोड़ा सा हम जो है एक हाईलाइट देख लेते हैं कि फ्रांस कंट्री का नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है, लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इसका ओरिजिनल नेम है वो है फ्रेंच रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर देखा जाए कैपिटल वो है पेरिस, कैपिटल इसकी पेरिस है। इसका ओरिजिनल नेम है फ्रेंच रिपब्लिक, कैपिटल आ गई पेरिस। और उसके बाद अगर इसकी और चीजें देखी जाए तो करेंसी आ गई इसकी यूरो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं 1 यूरो इंडियन कितने रुपीस के बराबर बनता है, ठीक है। ये चीजें हैं कुछ इसकी। रिपब्लिक फ्रेंच रिपब्लिक नाम है इसका, पेरिस वो है कैपिटल, पॉपुलर करेंसी इसकी यूरो है। लैंग्वेज के बारे में बात की जाए अगर तो लैंग्वेज है इसकी, जिसको पता ही होगा आप लोगों को, फ्रेंच, ठीक है। मेरा लैंग्वेज क्या है इसकी? फ्रेंच। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे
फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो लगभग 67 मिलियन के लगभग इसकी पॉपुलेशन। अभी कुछ फैक्ट्स बात करते हैं जिससे आपको फ्रांस याद रहता है। आईफिल टावर के बारे में सबने सुना है? आईफिल टावर के बारे में, वो यहीं पे है, ठीक है, आईफिल टावर। उसके बाद एक फन फैक्ट इसका ये है कि फ्रांस जो है वो लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। फ्रांस जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर कंट्री है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन यहीं पे बनती है। कहां पे? फ्रांस में। उसके बाद एक जो मेन पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है वो है 49 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजेस जो हैं फ्रांस में पाई जाती हैं। कितनी? 49 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेजेस जितनी भी हैं वो फ्रांस में पाई जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको पता चल गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बने। अभी एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। बेसिक बात आपको मैंने बता दिया फ्रांस कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत। चलिए, Francois Bayrou, a 73-year-old centric leader, was named French Prime Minister by Emmanuel Macron, succeeding Michel Barnier after a confidence vote ousted him. Bayrou leads to the Modine party, part of Macron-centric alliance, and is known as the third man in French politics of the centric approach during the 2024. ये इनके बारे में है कुछ, तो ये हमने तो इसके बारे में पढ़ा था, अभी इनके बारे में है कुछ, ठीक है। चलिए, अभी एक और चीज मुझे माइंड में आई है कि फ्रांस के बारे में, ये सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। यहाँ की गवर्नमेंट किस टाइप की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट है सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप। सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होता है? सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेटिव एंड प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया की सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वैसे ही यहाँ की भी सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ही अपने रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट रोल्स होते हैं उनके, ठीक है। कुछ कंट्रीज आपने देखी होंगी मोनार्किकल कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज सिंगल स्टेट गवर्नमेंट होती है। उसी टाइप से ये सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही दोनों पावरफुल होते हैं और दोनों ही अपना अपना जो है काम वो करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आंसर पता चल गया आपको। इसका आंसर है फ्रांस। So moving towards third question, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वाइट विंग्ड वुड डक इज प्राइमरीली फाउंड इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी होती है जो इंडिया के लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। कुछ मैप अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं आपको डिफाइन करने के लिए बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट किधर पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये वाला एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गया। ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि ये वाला कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें से व्हाइट विंग बुक डक जो है वो किस में कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाइट विंग डक, वो वाली डक जिसके व्हाइट यहाँ पे जो हेड है वो पूरा व्हाइट होता है और जो विंग है उसके वो भी व्हाइट जाते हैं और बाकी पूरी ब्लैक रहती है, ठीक है। ऐसे डक्स जो है वो आसाम में पाई जाती है और रिसेंटली स्पॉटेड इन निमोलिन बील, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉन्ड एट निमेरी टाइगर रिजर्व, वहां पे ये पाई गई रिसेंटली। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डक्स, ठीक है। ओवर 800 सर्वाइविंग्स ग्लोबली है और 454 है इंडिया। टोटल 800 के आसपास है टोटल, जिसमें से 400 इंडिया में पाई गई। बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो बेसिकली वहां पे ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे होगा। हाँ, इंडिया इन एप्रेजेंट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश प्रेफरिंग डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सवाम्पी एरिया, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, ये कहाँ पाई जाती है? आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मेहरौली आप सबको पता है, जो दिल्ली में रहने वाले उनको पता है कि मेहरौली कहाँ पे पाया जाता है। तो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो न्यूज में रिसेंटली देखा गया, वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, किस कंट्री में पाया जाता है, किस सिटी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज में क्यों था जी? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज में था क्यों। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनी कुमार सक्सेना जी ने
रिसेंटली विजिट किया मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क, और ये डिफाइन किया कि इस पार्क को हम रेनोवेट करवाएंगे और इस पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डेवलप करेंगे। तो उस कारण ये रिसेंटली न्यूज़ में था, और तभी उन्होंने पूछा कि मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क जो है वो न्यूज़ में था और वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है, एक बार रिपोर्ट देख ले। ठीक है, ये है, इसकी फोटो लगाई, आप देख सकते हैं। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI विल सबमिट ए सर्वे रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन रिलीजियस स्ट्रक्चर इन दिल्लीज मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क। ठीक है, मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क स्पेंस ओवर 200 acres नियर द कुतुब कॉम्प्लेक्स एंड रिफ्लेक्ट्स इंडिया हेरिटेज। It contains 440 monuments including remain of Delhi first city, the Tomar rulers capital from the 11th century। ठीक है, हमने जो एक्सप्लेन किया था वो सारा इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मेहरौली, दिल्ली में। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन है, which state has recently detected African swine fever in pigs? अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो एक रिसेंटली एक जो है एक टाइप की डिजीज है जो जंगली पिग्स में और वाइल्ड पिग्स में और जो लोकल पिग्स हैं जिनको लोग घर पे पालते हैं, पिग्स की एक बीमारी है वो, जिसको वाइल्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कुछ सिम्टम्स जो है वो रिसेंटली एक स्टेट के पिग्स में देखे गए। वो कौन सी स्टेट है वो पूछा गया। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये फीवर है क्या, ये डिजीज है क्या। तो आपको ये बता दूं कि ये अफ्रीकन जो वाइन फीवर है ये एक वायरल डिजीज है जो सिर्फ पिग्स में पाई जाती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिजीज जो है वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट नहीं करती है, ये वाला बैक्टीरिया। ठीक है, ये वायरल डिजीज है जो सिर्फ पिग्स में पाई जाती है, और जो डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड बोर्स बोलते हैं, जिनको वाइल्ड बोर्स कौन होते हैं? वो जो जंगली पिग्स होते हैं, मतलब जंगली वाइल्ड पिग्स। ठीक है, तो उन दोनों में ये मेनली जो है वो पिग्स में ये डिजीज पाई जाती है, और ये ऐसी डिजीज है जो अगर बहुत हद तक हो जाती है तो वो डेडली डिजीज बोलते हैं इसको, डेडली डिजीज। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल हमारे आसपास कोई पिग है जिसको हमें ये देखना है कि जैसे आप चले जाओ नॉर्थ स्टेट में, जैसे यूपी, केरला या उड़ीसा, कोलकाता, वहां पे पिग्स को लोग अपने घरों में पालते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें कि वहां पे अगर उन लोगों को ये सिम्टम्स पता करने हों कि ये डिजीज जो है इसके सिम्टम है क्या, और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो, क्योंकि वो जानवर है बोल तो सकता नहीं है ना, तो कि हमारे जानवर को ये डिजीज हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ये इस जानवर को ये डिजीज है। सबसे पहले उनकी जो स्किन है वो वाइल्ड, जितनी भी स्किन है वो व्हाइट पैचेस और ब्लैक, व्हाइट रेड पैचेस उनकी स्किन पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको एक फोटो बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। या डार्क पैचेस काले, और या रेड और व्हाइट पैचेस के जो उसकी बॉडी पे पैचेस जो हैं रेड कलर के वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे ये डिटेक्ट हो सकता है कि इस जो पिग है इसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिकली और जो कुछ सिम्टम हो सकते हैं वो वोमिटिंग, हाई फीवर, वीकनेस। ठीक है, वोमिटिंग, हाई फीवर, वीकनेस और बम्प्ड आइज, मतलब आंखें, मतलब सूजी हुई आंखें। ठीक है, ये वोमिटिंग, फीवर, वीकनेस, बम्प्ड आइज, ये कुछ ऐसे क्या कह सकते हो कि सिम्टम्स है जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस जानवर के जो है बीच में ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद डायरिया भी एक सिम्टम्स है। ठीक है, लूज मोशंस। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस जानवर को ये बैक्टीरिया हो गए हैं। ठीक है, ये वायरल डिजीज हो गया है। ठीक है, तो ये कहां पे पाया गया जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सब हाईली, सब जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए रेड कलर के पैचेस, ये रेड कलर के, और बहुत ही जब रेड के बाद डार्क हो जाते हैं, ये दो तरह के पैचेस पाए जाएंगे। तो तब ये पता चल जाएगा कि ये इस जानवर को ये बैक्टीरिया का अफेक्ट हो गया इस फीवर का। ठीक है, हाईली कॉन्सेक्यूटिव पिग्स डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन केरला कोट्टम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, केरला के कोट्टम डिस्ट्रिक्ट में ये पहला सिम्टम देखा गया। प्रमोटिंग कलिंग मेजर्स इन इन्फेक्टेड जोन एंड डिक्लेरेशन, जिसको इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर किया गया और वहां पे आना जाना जो है बाहर के दूसरे जानवरों का वो बंद कर दिया गया। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स को भी सतर्क किया गया कि आप सतर्क रहो। ठीक, ASF हैज 100% मोर्टेलिटी रेट, मतलब ASF जिन पिग्स में हाई लेवल पे होता है, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो इट कैन कॉज डेथ ओनली, तो बिना मौत के उसका कोई चारा है ही नहीं। तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ठीक है, कॉज बाय लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ये एक DNA वायरस था जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, द वायरस कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड इन पोर्क एंड मीट प्रोडक्ट्स बट पोजेस नो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ
और फूड सेफ्टी, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कि ये अगर फॉर एग्जांपल जो पिग्स लोग पोर्क मीट खाते हैं, ठीक है, तो अगर ये डिजीज होते हुए उसको वो कर दिया जाए तो उसकी जो मीट में ये डिजीज काफी टाइम तक रह सकती है, बट ह्यूमन बींग्स को जो इसको इनटेक करते हैं उनको इसको अफेक्ट उन पे नहीं होगा, ये बैक्टीरिया ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपको समझ चल गया कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, किसको होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है, सब ब्ला ब्ला जितना भी है आपको बता दिया गया, ठीक है। अभी जो इसका करेक्ट आंसर हुआ है केरला कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट केरला में ये एक ऐसे कुछ केसेस देखे गए जिसमें ये बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन पाया गया और ये वायरल फीवर, और इस जो है डिस्ट्रिक्ट को वो बैन कर दिया गया, रेड जोन एरिया कर दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली नई सुबह नई वीडियो के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और डेली रूटीन पे इसको फॉलो करें ताकि आप लोगों को कुछ भी आप लोग मिस आउट ना करें। जैसे कल लाइव हम लोग गए थे या रीजनिंग का एक सेशन लेके गए थे जिसमें क्लॉक सर ने पढ़ाया था, तो जिस बच्चे ने वो एक तरीके से अच्छे से पढ़ लिया होगा तो वो एग्जाम में वो उसको ऐसे सॉल्व कर लेगा जैसे चुटकियों में, ठीक है। तो वैसे ही हमारा हर सेशन होने वाला है, बिल्कुल एक क्लियर कट हम लोग ये भी फ्री में आपको देखने को मिलेगा। आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है, तो आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।